नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। बिहार की चुनावी रणभेरी बज चुकी है और समूचे प्रदेश में चुनावी बयार जोरों से चल रही है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों तक हम आपको दिखाएंगे चुनाव की पल पल की खबरें, दिखाएंगे बिहार की गली नुक्कड़ों के हाल, बात होगी दो टूक और सवाल होंगे आमने सामने। लोकतंत्र 2015 में सबसे पहले चुनावी हेडलाइंस। बिहार में महागठबंधन आज कर सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। पहले दौर के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कल। बिहार चुनाव के लिए समाजवादी सेक्युलर फ्रंट की पहली सूची जारी। समाजवादी पार्टी के 19 उम्मीदवारों का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र यादव की पत्नी को टिकट। पहले दूसरे दौर के लिए नामांकन का सिलसिला तेज। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मखदूमपुर से भरा पर्चा। इमामगंज से भी लड़ेंगे चुनाव। बिहार चुनाव में प्रचार तेज। परंपरागत से लेकर हाईटेक प्रचार पर पार्टियों का जोर। सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल। पहले दौर के नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस की उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। कांग्रेस ने अपने 15 उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है। गठबंधन के तहत कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कल दिल्ली में कई दौर की बैठक के बाद 15 नामों पर अंतिम सहमति बनी। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस आज कम से कम 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। महागठबंधन में शामिल तीनों दलों ने शनिवार को ही अपने अपने कोटे की सीटों की सूची जारी कर दी थी। यानी कौन सी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र यादव की पत्नी नीतू चंद्र यादव को भी टिकट दिया गया है। पहले दौर की 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होना है। इनमें से 6 दलों वाले समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को 17 सीटें मिली हैं। दूसरे दौर की 2 सीटों भभुआ और चैनपुर के लिए भी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इन 19 लोगों में 9 जेडीयू और आरजेडी से समाजवादी पार्टी में आए हैं। आपसी सहमति के बाद समाजवादी पार्टी 85, जन अधिकार पार्टी 64, एनसीपी 40, समरस समाज पार्टी 28, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक 23 और एनपीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल तक इस बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। आम आवाम समझ चुकी है, उनके ऊपर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार के अंदर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और बिहार में अलग अलग जगह हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं, जो पल पल की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव, पूरी उम्मीद है, क्योंकि कल पहले दौर के नामांकन का आखिरी दिन है, महागठबंधन आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दे। अभी तक जितने भी उम्मीदवारों के नाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से सामने आए हैं, क्या लग रहा है किस तरह की रणनीति अपनाई है पार्टियों ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर? जी देखिए, ये पहला मौका है जबकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों ही दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर लड़ रहे हैं। इसलिए इतना आसान नहीं रहा, खासतौर पे सबसे पहले कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, किसके कोटे में कौन सी सीट जाएगी। इस वजह से काफी लंबी बैठकें हुई थी, लेकिन आखिरकार सहमति बनी है। इससे पहले ये महागठबंधन ने भले ही अपने आंतरिक तौर पर नाम तय कर दिए हों, लेकिन उसका घोषणा इसलिए नहीं की थी कि अब तक महागठबंधन ये इंतजार कर रहा था कि किस तरह से एनडीए के जो उम्मीदवार है उनकी सूची पहले आ जाए और उसके बाद वो उस रणनीति पर आगे बढ़े कि वहां से कौन लड़ेगा। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस बार बिहार में दोनों ही तरफ से, दोनों ही जो गठबंधन है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो,
वहां पर कई सारे ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे के दलों को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हुए हैं और इसी वजह से महागठबंधन इस इंतजार में था कि कब एनडीए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करे और क्योंकि अब एनडीए के ज्यादातर प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं और वो आधिकारिक तौर पर सिंबल ले चुके हैं, बहुतों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है, तो अब महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके भी नाम सामने आ रहे हैं और उसके बाद ये जो पूरी रणनीति है ये जो जमीन पर सामने आएगी और उसके बाद चुनाव प्रचार जोरों पर होगा। प्रणव, आप लगातार बिहार में अलग अलग जगह का रुख कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। शेखपुरा में आप इस समय मौजूद हैं जहां पहले दौर में मतदान होना है। क्या समझ पाए हैं, नब्ज पकड़ पाए हैं आप लोगों की? क्या मतदाता साफ दिमाग है इस बार किन मसलों को लेकर उसे वोट करना है? देखिए, बिहार में दो ही तरह से इस बार पूरे चुनाव को देखा जा रहा है। एक, जातीय समीकरण। यही जातीय समीकरण इतना बड़ा कारण था कि आरजेडी और जेडीयू जैसे धुर विरोधी दलों को भी एक साथ सामने आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जातीय आधार पर चुनाव ज्यादातर लड़े जाते रहे। लेकिन इसके अलावा अगर हम विकास से जुड़े मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर समूचे बिहार में और खासतौर पर जो पहले चरण में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर जनता के सरोकार से जुड़े ढेरों मुद्दे हैं। तमाम ऐसी जगह है जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, बुनियादी जरूरतों से महरूम है लोग, और इसके अलावा ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर रोज लोगों का जिनसे रोज सामना हो रहा है, जिनसे वो जूझ रहे हैं, लोगों की तकलीफें ढेरों हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो तो हैं ही, लेकिन जातीय समीकरण जो है वो हर बार ज्यादा हावी दिखाई देते हैं और इस बार भी जातीय समीकरण हावी रहेंगे। इस चुनाव का जो पुराने ट्रेंड है और अभी का जो भी फीडबैक मिल रहा है उससे ऐसा ही लगता है। और खासतौर से जिस तरह से उम्मीदवारों के लिए सामने आ रही है, पार्टियां भी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रख रही हैं। प्रणव, ये भी हमने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणव, आगे बढ़ते हैं। बिहार के सियासी समर में पहले दो दौर के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही पहले दौर की 49 और दूसरे दौर की 32 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया जारी है। पहले दौर में 12 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि दूसरे दौर के लिए 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दौर की 49 सीटों के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई। 23 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 26 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले दौर में 12 अक्टूबर को मतदान होगा। इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई 10 जिलों की 49 सीटें हैं। 40 सीटें सामान्य हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पहले दौर की जिन सीटों पर चुनाव होना है उन पर पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों के लिहाज से महागठबंधन का दबदबा दिखाई देता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में 49 में से 34 सीटें महागठबंधन को मिली थी, जबकि बीजेपी को 14 और सीपीआई को 1 सीट हासिल हुई थी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी साथ थे, जबकि अब की बार दोनों अलग हो चुके हैं। दूसरे दौर की 32 सीटों के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई। 28 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 29 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इस दौर में जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और भभुआ 6 जिलों की 32 सीटें हैं। इनमें 25 सीटें सामान्य हैं, जबकि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अमिताभ अरुण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में पहले दौर के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। इसके चलते इस दौर के लिए नामांकन का सिलसिला तेज हो गया है। दूसरे दौर के लिए भी पर्चा भरने का काम शुरू हो गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सोमवार को मखदूमपुर से पर्चा दाखिल किया। मांझी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में मखदूमपुर सीट से अपना भाग्य आजमा रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नामांकन दाखिल करने पूरे दलबल के साथ पहुंचे। मांझी ने चुनाव में जीत का पूरा भरोसा जताया।
218 मखदूमपुर अनुसूचित जाति विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अपना नामांकन किया है और सभी साथियों का बड़ा सहयोग मिला। जीतन राम मांझी ने मखदूमपुर के अलावा इमामगंज से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वो 28 सितंबर को दूसरी सीट से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने 2 सीट से चुनाव लड़ने पर सफाई भी दी। नेताओं का निर्देश है कि हम गया जिला का इमामगंज चुनाव क्षेत्र जो अनुसूचित जाति चुनाव क्षेत्र है वहाँ भी चुनाव हम लड़ेंगे और उस निर्देश के आलोक में हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के साथ गठबंधन करने के बाद मांझी की पार्टी के खाते में 20 सीटें आई हैं। मांझी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मांझी ने सीट बंटवारे में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सवर्णों और मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एलजेपी और आरएलएसपी बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने में लगी हुई है। सोमवार को एलजेपी ने दूसरी सूची में 9 और उम्मीदवारों का ऐलान किया, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने भी अपनी लिस्ट जारी की है। सोमवार को एनडीए के घटक दलों एलजेपी और आरएलएसपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। एलजेपी ने दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। इससे पहले पार्टी ने शुक्रवार को 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। पार्टी अब तक 40 में से 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। हम लोग दूसरी सूची में 9 और प्रत्याशियों के नाम आज हम लोग सार्वजनिक कर रहे हैं और इसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग अगली सूची में संभवतः बाकी की जितने भी 19 सीटें शायद बाकी रह जाती हैं उनके नाम, उनके प्रत्याशियों के नाम अगली सूची में जारी कर दिए जाएंगे। वहीं आरएलएसपी ने अपनी पहली सूची जारी की और 17 उम्मीदवारों के नाम तय किए। एनडीए गठबंधन के तहत पार्टी के हिस्से में 23 सीटें हैं, जिनमें से 6 उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है। आपको मालूम है कि 23 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी उम्मीदवारी होनी है एनडीए में, जिसमें अभी 17 स्थानों के लिए नाम हमने तय किया है। इससे पहले रविवार को बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। बीजेपी गठबंधन के तहत 160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें कुल 153 प्रत्याशी तय हो चुके हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 मौजूदा विधायकों को बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतारा गया है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। कल हम लोगों ने 99 सीट्स डिक्लेयर की थी। जो सीट्स बच गई थी उसमें से कल चर्चा हो चुकी थी, लेकिन वो अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत करके उस दृष्टि से उनको डिक्लेयर करना था। 11 सीटों का डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। 4 सीटें रह गई हैं जो आने वाले समय में हम करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने भी रविवार को दूसरी सूची जारी की, जिसमें 7 में से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है। पार्टी 13 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है। पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जनता साथ देगी हम लोगों को, ताकि हम लोगों की एनडीए की सरकार बनेगी। 23 माने में भाजपा के हमारे साथी और नेतृत्व ज्यादा हमसे ज्यादा सोचते हैं और उस लाइन पर जो हमारे लिए ईयर मार्क किए हैं उसको हम मानते हैं। हालांकि टिकट बंटवारों के बीच नाराजगी का सिलसिला भी जारी है। जहां टिकट काटने से नाराज उम्मीदवार दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, वहीं नामों के ऐलान के मौके पर विरोध देखने को मिल रहा है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खास बातचीत। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल, दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा, आपका हाल,
सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2015। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है, लेकिन समाजवादी सेक्युलर फ्रंट के रूप में तीसरा मोर्चे के उतरने से चुनाव काफी रोचक हो गया है। वहीं वाम दलों के एक साथ उतरने से सभी पार्टियों के लिए चुनाव की राह मुश्किल जरूर हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वो सहयोगियों के साथ विरोधियों को भी गले लगा रही हैं। बिहार में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव आज नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। जेडीयू ने बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया है। बाई इलेक्शंस हुए थे 10 स्थान पर पिछले साल, तो उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तालमेल था। इसलिए आगे के तालमेल में तो कांग्रेस पार्टी शामिल है ही। कभी जेडीयू के साथ सरकार में रही बीजेपी इस बार उसके खिलाफ खड़ी है। पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ चुनाव मैदान में है। बीजेपी के साथ रामविलास पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एक मंच पर हैं। हम सभी एनडीए के साथी दल, चारों की चारों पार्टियां प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में दो तिहाई से ज्यादा जन समर्थन प्राप्त करने के विश्वास के साथ हम चुनाव के मैदान में हैं। कम सीट दिए जाने से महागठबंधन से अलग हुई समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 दल समाजवादी सेक्युलर फ्रंट के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के अलावा एनसीपी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और संगमा की एनपीपी, पप्पू यादव की जन अधिकार मोर्चा और समरस समाज पार्टी शामिल हैं। दो ध्रुव के अलावा कोई तीसरा ध्रुव नहीं था। इसलिए मैं आभारी हूं समाजवादी पार्टी का कि उन्होंने इसमें पहल की और तमाम लोगों को अपने साथ विश्वास में लिया और एक मजबूत तीसरा विकल्प बिहार की जनता को हम देंगे। बिहार में वाम ब्लॉक भी महागठबंधन और एनडीए को चुनौती दे रहा है। 6 वाम दल सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, एसयूसीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी शामिल हैं। हमारे लाल झंडे पे पार्टियां बेशक अलग हो, लेकिन लाल झंडे पे आपको नजर आएंगे यही जुड़े हुए भाई, अपना किसान और अपना मजदूर, ये जो है इस अशुभ यज्ञ के घोड़े को रोकेगा। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी बिहार में सीमांचल के 4 जिलों में चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा शिवसेना और दूसरे छोटे दल भी बिहार चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं और कुछ सीटों पर जीत हार तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में भले ही मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए में हो, लेकिन समाजवादी सेक्युलर फ्रंट और वाम दलों के चुनाव में उतरने से उनकी राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बिहार में पार्टियों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। आगामी रण में कई दिग्गजों की रैलियां हो चुकी हैं। परंपरागत तरीके से हाईटेक तक प्रचार के हर रंग नजर आ रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। ये सियासी समर है बिहार का। बिहार में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। रैलियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। जुलाई में हर घर दस्तक अभियान के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार का आगाज किया।
तो परिवर्तन रैली के जरिए बीजेपी ने एनडीए के प्रचार अभियान का बिगुल फूंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा और भागलपुर में चुनावी रैलियां कर चुके हैं। वहीं पटना में 30 अगस्त को जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की रैली हो चुकी है। 19 सितंबर को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण के रामनगर में रैली की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। 15 लाख किसी को मिला, महंगाई कम हुई, 2 करोड़ रोजगार मिले। प्रचार में मोबाइल से लेकर सोशल मीडिया तक प्रचार के हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। जनता को लुभाने के लिए पार्टियां प्रचार मैनेजर तक का सहारा ले रही हैं। एक तरह से तो हर लोग मैनेजर को यूज़ कर रहे हैं। पोल मैनेजर कैसे स्लोगन दें, दूसरे को कैसे फंसाएं, कैसे कैंडिडेट दें, किस तरह के पोस्टर कैंपेन कैसे चलाया जाए, कैसे कैची स्लोगन दें, रेडियो पे प्रचार, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। तो नब्ज़ तो कोई वो इस तरह से बिहार का नब्ज़, बिहार का दर्द दूसरा कुछ है। बिहार के लिए विशेष पैकेज का मसला भी प्रचार के केंद्र में है। बीजेपी राज्य के पिछड़ेपन के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं महागठबंधन केंद्र पर महंगाई रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहा है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू नीतीश के महागठबंधन पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार के राज्य में सिर्फ तभी काम हुआ जब बीजेपी राज्य में सहयोगी थी। राज्यसभा टीवी संवाददाता आरफा खानम शिरवानी से खास बातचीत में सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में विकास ही चुनावी एजेंडा है। बिहार में फिलहाल चुनावी सरगर्मी अपने शबाब पर है और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील कुमार मोदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सुशील, ये बताइए फिलहाल कि माना यह जा रहा है कि बयानों की राजनीति हो रही है और मुद्दों की राजनीति गौण हो रही है। देखिए, जो लोग बयानों की राजनीति कर रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बयानों की राजनीति कर रहे हैं। हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग विकास के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, उनके पास अपनी कोई उपलब्धियां नहीं हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि 25 साल का जो है हिसाब मांग रहा है बिहार, उसमें तो वो भी सरकार शामिल है जिसमें आप उप मुख्यमंत्री थे। 25 साल जब वो बताएंगे तो मैसेज जाएगा ना कि जब बीजेपी साथ में थी जो भी कुछ अच्छा काम हुआ वो केवल 7 साल में ही काम हुआ, और जब अलग थे तो काम नहीं हुआ। तो इसलिए 25 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 25 में से 7 निकाल दें? नहीं, 7 निकाल नहीं थे, यानी 7 जो अच्छा काम हुआ वो तब हुआ जब बीजेपी साथ में थे। तो बीजेपी के हटने का क्या परिणाम हुआ ये लोगों के सामने आ जाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मुद्दे बहुत गौण हो रहे हैं और सिर्फ सांप्रदायिक और जातीय ध्रुवीकरण है बिहार में इस बार चुनाव में? नहीं, देखिए, बाकी लोग जो प्रयास करें, हम जातीय ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर बिहार में गठबंधन नहीं होने देंगे, ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे, और विकास का एजेंडा सेट कर दिया हम लोगों ने। बिहार का चुनाव ये भी तय करेगा, ये मामूली चुनाव नहीं है, कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में देश की राजनीति किस तरह से काम करेगी। देखिए, बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है, 40 लोकसभा की सीट है, और बिहार, यूपी, ये सब बड़े राज्य हैं जो देश की राजनीति की दिशा को तय करते हैं। तो इसलिए बिहार का चुनाव निश्चित है कि प्रभावित करेगा देश की राजनीति को, और देश के तमाम दल किसी न किसी रूप में इस बिहार के अंदर रुचि ले रहे हैं, इसलिए निश्चित प्रभावित करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों ने बदलाव का, परिवर्तन का मन बना लिया है। लोगों ने एक लंबा मौका दिया, लालू जी को उन्होंने मौका खो दिया, अवसर खो दिया, फिर लोगों ने नीतीश जी को मौका दिया। 7 साल अच्छी सरकार चल रही थी, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, और 25 महीने में बिहार की जो हालत हुई है, तो लोग अब परिवर्तन, बदलाव चाहते हैं। बहुत हो गया, 10 साल किसी को मुख्यमंत्री के नाते लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो कोई कम थोड़ी है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा और चढ़ता जा रहा है। हार जीत को लेकर गली नुक्कड़ों में भी चर्चा है। ऐसे में एक नजर डालते हैं बीते चुनाव के नतीजों पर और देखते हैं 5 साल पहले कौन सी पार्टी कहां खड़ी थी। बिहार में सियासी तस्वीर बदल चुकी है। जो पार्टियां पहले कभी सहयोगी हुआ करती थीं, वो इस बार आमने सामने हैं।
पुराने समीकरण टूट चुके हैं और नए आज भी कई महीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं। 2010 के चुनावी घमासान में जनता ने एनडीए का साथ दिया था और जेडीयू बीजेपी गठबंधन के हाथों में सत्ता की कुंजी थमाई थी। 2010 में 90 पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थीं, जिनमें 6 राष्ट्रीय पार्टियां, 3 बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां, 9 दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां और 72 अन्य पंजीकृत पार्टियां थीं। इन पार्टियों के साथ ही मैदान में बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी किस्मत आजमाई थी। जब नतीजे आए तो 141 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू 115 सीटों के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 102 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी के खाते में 91 सीटें गईं। आरजेडी ने 168 सीटों पर किस्मत आजमाई, लेकिन उसके हाथ महज 22 सीटें ही आ पाईं। जबकि कांग्रेस ने एकला चलो की राह पर 243 सीटों पर दाव खेला था, मगर वो सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। 75 सीटों पर लड़ने वाली एलजेपी को 3, 56 सीटों पर लड़ने वाली सीपीआई को 1, 41 सीटों पर लड़ने वाली जेएमएम को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 1342 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 6 को कामयाबी मिली। बीएसपी को कुछ खास सफलता नहीं मिली। 239 सीटों पर लड़ने वाली ये पार्टी महज 3 सीटों पर ही जमानत बचा पाई। कुल मिलाकर बिहार में 3523 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी, जिनमें 3019 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 2010 में 52.67% मतदान हुआ। उस वक्त प्रदेश में 5,51,20,656 मतदाता थे, जिनमें 2,90,34,705 ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बार हालात काफी बदल चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल बाद जनगणना की रिपोर्ट आ गई। बीते दिनों धार्मिक जनगणना की रिपोर्ट भी सामने आई। इसी रिपोर्ट ने बिहार में तमाम पार्टियों को चौकन्ना कर रखा है। नीतीश कुमार और लालू यादव का गठजोड़ अपनी रैलियों में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। 2010 के बाद बदले हालात में नए सिरे से सभी पार्टियां कमर कसकर मैदान में जीत दर्ज करने की जुगत में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी अगली खास पेशकश लोकतंत्र 2015 आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।